तो भाई इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स को मुख्तलिफ अनासिर में बांटने के यानी फैक्टर करने के और भी तरीकों को देखेंगे। और ख़ास तौर पर हम उन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को देखेंगे जिनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के बराबर नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 4x² जमा 25x माइनस 21 दिया हुआ है, तो अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ना तो 1 के बराबर है और ना ही -1 के बराबर है, यहाँ 4 है। तो इस किस्म के एक्सप्रेशंस को हम ग्रुपिंग की मदद से बांटेंगे, यानी हम इसमें टर्म्स को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर रहे होंगे। आगे जाके हम शायद इस तरीके को इस्तेमाल करने के बजाय सीधे सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए ग्रुपिंग को इस्तेमाल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी ग्रुपिंग करने के लिए हम कोई ऐसी दो इकदार चुनेंगे जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो वो बराबर हो जाए पहली और आखिरी टर्म के कोएफिशिएंट के ज़रब के, मतलब 4 ज़रब -21 के। तो a ज़रब b को बराबर होना चाहिए 4 ज़रब -21, जो कि बराबर होता है -84 के। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। दूसरी शर्त यह है कि a जमा b बराबर होने चाहिए +25 के, यानी इस बीच वाली टर्म के कोएफिशिएंट के। अब सवाल यह है कि ऐसी दो इकदार हम कहाँ से लाएं? भाई आसान सा हल है, हम -84 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं और फिर हमें उन दो इकदार के बहुत से मजमूए मिल जाएंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इन दोनों ही शराइत पे पूरा उतरेगा। अच्छा, इस सूरत हाल को देखकर कुछ बातें तो वैसे ही पता चल रही हैं, जैसे ये कि इन दो इकदार में से कोई एक पॉजिटिव होगी और कोई एक नेगेटिव होगी, क्योंकि तभी तो इनका ज़रब हमें नेगेटिव में मिलेगा। और हाँ, इनमें से जो बड़ी कदर होगी उसका साइन पॉजिटिव होगा, ताकि जब हम इनको आपस में जमा करें तो हमें जवाब पॉजिटिव में मिले। चलें, अभी के लिए साइंस को पीछे छोड़ते हैं और 84 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 1 ज़रब 84 बराबर होते हैं 84 के। भाई ज़रब तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब हम इनका फ़र्क लेंगे तो वो कहीं से +25 के बराबर तो नहीं होगा, तो इसलिए हम ये कॉम्बिनेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2 ज़रब 42 भी हमें 84 देता है, लेकिन इसके साथ भी वही मसला है। भाई इन दोनों के बीच में भी इतना ज़्यादा फ़र्क है कि हमें 25 तो नहीं मिलेगा इसका फ़र्क निकालने से। अच्छा, अब 3 ज़रब 28 भी 84 के बराबर होते हैं, और ये कुछ मज़े का कॉम्बिनेशन लग रहा है, क्योंकि इसमें जो बड़ी कदर है यानी 28, इसको हम पॉजिटिव ही रखें और 3 का साइन नेगेटिव कर दें तो 28 ज़रब -3 -84 के बराबर हो जाएगा, और 28 जमा -3 बराबर हो जाएगा +25 के। चलें, अब जब ये दो इकदार मिल ही गई हैं तो इनकी मदद से हम इस बीच वाली टर्म को दो अनासिर में बांट देंगे। तो हमारे पास फिर 4x² जमा 28x माइनस 3x माइनस 21 आ जाएगा। और भाई ऐसा करके हमने इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल ख़राब नहीं किया है। यकीन ना आए तो आप इसको हल करके देख लें, आपको फिर से ये एक्सप्रेशन इसी शक्ल में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि मैंने 28x को यहाँ क्यों लिखा और -3x को यहाँ क्यों लिखा। भाई इस तरतीब से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये बताती चलूँ कि मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि 4 और 28 के बीच में कुछ मुश्तरका अनासिर मौजूद हैं, जबकि 3 और 21 के बीच में भी मुश्तरका अनासिर मौजूद हैं, और इसलिए इन दोनों को साथ रखने से और इन दोनों को पास रखने से हम बहुत आराम से इस एक्सप्रेशन को ग्रोहों में बांट सकते हैं। तो 4x² और 28x को हम एक ग्रुप मान लेंगे और -3x माइनस 21 को हम एक ग्रुप मान लेंगे। अब इनके बीच में और इनके बीच में जो भी मुश्तरका अनासिर हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। भाई ये दोनों टर्म्स 4x से तकसीम हो सकती हैं, और इसलिए 4x इनका मुश्तरका अंसर यानी कॉमन फैक्टर है। तो 4x को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको 4x से तकसीम करेंगे तो पीछे x बच जाएगा, जबकि इसको 4x से तकसीम करेंगे तो पीछे +7 रह जाएगा। अच्छा, इनके बीच जो मुश्तरका अंसर है वो है -3, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको -3 से तकसीम करेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और इसको 3x से तकसीम करेंगे तो पीछे +7 आ जाएगा। अच्छा, अब मान लें कि ये एक ग्रुप है
और ये एक ग्रुप है। और अगर आप गौर करें तो इन दोनों ग्रुप्स में जो मुश्तरका आंसर है वो है x जमा 7। तो x जमा 7 को हम बाहर निकाल लेंगे, यानी फैक्टर आउट कर लेंगे। अच्छा, इस टर्म को x जमा 7 से तकसीम करेंगे तो पीछे 4x बच जाएगा, और इस टर्म को x जमा 7 से तकसीम करेंगे तो पीछे -3 बच जाएगा। और यूँ हमने इस एक्सप्रेशन को इन दो ग्रुप्स में बांट दिया है, यानी फैक्टर कर दिया है। इसको अगर आप परखना चाहें तो इसको जब आप खोलेंगे और हल करेंगे तो आपको फिर से यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये था सारा मामला ग्रुपिंग का। अब इसको जहन में बैठाने के लिए एक और मिसाल हल कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ 6x² जमा 7x जमा 1 दिया हुआ है। हमें कोई ऐसी दो इकदार चाहिए जिनको जब हम आपस में जमा करें, बल्कि इन इकदार को नाम दे देते हैं, एक हो जाएगा a और एक हो जाएगा b। तो a और b को आपस में ज़रब दें तो वो बराबर होना चाहिए 6 ज़रब 1 यानी 6 के, और जिनको जब हम आपस में जमा करें तो वो बराबर आ जाए 7 के। मेरे दिमाग में तो एक कदर आ रही है 1 और एक आ रही है 6। 1 ज़रब 6 बिल्कुल 6 के बराबर होते हैं, और 6 जमा 1 बराबर होते हैं 7 के। तो ये दो इकदार इन दोनों ही शराइत पर पूरा उतर रही हैं। चलें, इस एक्सप्रेशन को अब हम 6x² जमा 6x जमा 1x की सूरत में लिख सकते हैं, और यहाँ फिर जमा 1 भी आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में मुश्तरका आंसर 6x है, तो 6x बाहर आ जाएगा। इसको 6x से तकसीम करेंगे तो पीछे x रह जाएगा, जबकि इसको 6x से तकसीम करेंगे तो पीछे 1 रह जाएगा। और यहाँ पे एक मुश्तरका आंसर है, तो 1 को बाहर निकाल लेंगे। इसको 1 से तकसीम करेंगे तो x आ जाएगा, और इसको 1 से तकसीम करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। अब इस टर्म में भी x जमा 1 है और इस टर्म में भी x जमा 1 है। इसको अगर हम मुश्तरका आंसर समझ लें और x जमा 1 को बाहर निकाल लें तो यहाँ पीछे रह जाएगा 6x और यहाँ पीछे रह जाएगा 1। और भाई यूँ हमने इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टर कर लिया है। तो ये तरकीब काम कैसे करती है ये तो हमने देख लिया, लेकिन ये काम क्यों करती है अब ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। और इसको समझने के लिए हम कोई आम सी मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास fx जमा g ज़रब hx जमा j है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो fx ज़रब hx बराबर हो जाएगा fhx² के, और इसको इससे ज़रब देंगे तो fjx आ जाएगा, इसको इससे ज़रब देंगे तोghx आ जाएगा, और इसको इससे ज़रब देंगे तो gj आ जाएगा। और अगर हम इसको सुलझाएं तो इन दोनों टर्म्स को हम आपस में जमा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं वो भी एक हैं और उसकी डिग्री भी एक है। तो ये हो जाएगा fj जमा gh ज़रब x के बराबर। ये टर्म यानी fhx² यूं ही आ जाएगी, और ये आखिरी टर्म gj भी यूं ही आ जाएगी। तो अगर इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन दोनों को जमा करके हमें बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट मिल जाता है, जबकि इन दोनों को जब हम आपस में ज़रब देते हैं तो कैसे हमें पहली टर्म के कोएफिशिएंट और आखिरी टर्म के कोएफिशिएंट के बीच का ज़रब मिल जाता है। तो भाई इस वजह से ये पूरी चीज़ काम करती है। तो ये लंबा चौड़ा सवाल भी हमने हल कर लिया है, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।